नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार आप सबों के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी से BT2 के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ड डिस्क जो है इसका स्पीड कितना होता है। तो ये होता है 3600 चक्र प्रति मिनट। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम कुछ जानकारी लेते हैं। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य किस में किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में किया जाता है। वर्तमान में 4 गीगाबाइट का हार्ड डिस्क आदर्श माना जाता है। और भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर का बात करें तो ये दिल्ली में खुला था। ठीक है, और कंप्यूटर की पिता की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितना कोण बनाती है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का जो अक्ष है ये अपने कक्ष तल के साथ कितना कोण बनाता है। तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित हम जानकारी कुछ लेते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है और इस समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है अगर चंद्रमा की बात करें तो यह एक माह में पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकंड में पूरा करती है। इस काल को चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी का व्यास सबसे अधिक होगा, तो ये बृहस्पति का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इससे संबंधित हम कुछ जानकारी लेते हैं। पृथ्वी से बड़ा या जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा ये बृहस्पति ही है। ठीक है, इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रह की अगर बात करें तो 63 होता है। कितना है, 63 है। और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जो कलर है ये पीला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है। तो ये CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम रैम की बात करें, रैम इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये रैम जो होता है ये कंप्यूटर का याददाश्त का कार्य करता है। और एक रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, ये प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पात्र में निषेचन कराया जाता है और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर
कांच में प्रकाश की बात करें तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और जल में अगर बात करें तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और तारपीन में अगर हम बात करें तो तारपीन के तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। क्या कह रहा है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। तो क्योंकि पानी जो होता है ये जमता है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हम इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। अगर जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं तो आयतन क्या होता है, घटता है। और 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। इसका डायग्राम इस तरह बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे आयतन, यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर और इसका फिगर एक ठो बनाएंगे इस तरह का, ठीक है। देखिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ आगे भी होगा, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में आपका क्या हो रहा है, घट रहा है क्या घट रहा है, तो आयतन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर और 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, सबसे न्यूनतम हो रहा है क्या, आयतन सबसे न्यूनतम हो रहा है। अब 4 के बाद फिर गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो देखिए आयतन क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक घटेगा, फिर 4 से लेकर आगे जो भी होगा बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं घनत्व का घनत्व। तो इसमें हम इस तरह का फिगर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री रखेंगे, 4 डिग्री रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर रहेगा, गरमाएंगे तो देखिए घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, घनत्व अधिकतम है और 4 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ क्या था, आयतन न्यूनतम था, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व पहले क्या होगा, 0 से 4 तक पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और आयतन क्या होगा, 0 से 4 तक पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब जल, देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस से 10 तक गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा। क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म हम करेंगे तो आयतन क्या होगा। अभी हम बताए हैं आपको इस तरह फिगर बना के, आयतन वाला यहाँ आयतन रहता है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ 4 होगा और आगे यहाँ 10 होगा, ठीक है, बीच में भी होंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्मा रहे हैं तो क्या रहा है, घट रहा है। अब 4 के बाद 10 तक तो देखिए बढ़ रहा है। तो आपका आंसर अब देखिए क्या होगा, पहले घटेगा, यहाँ पर घट रहा है पहले, उसके बाद बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा आयतन, 4 के बाद 10 तक बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा। तो ये होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम कुछ और जानकारी लेते हैं और बात करें 1 BTHU, ठीक है, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
तो इसके बराबर होता है 252 कैलोरी। ठीक है, अगर बात करें 1 कैलोरी की तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है 10। क्वेश्चन 10 है, जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दिया जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठो समानांतर दर्पण है और उनके बीच एक वस्तु रख दी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या समानांतर अगर रखा गया है तो उसमें अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत बनेगा। ठीक है, इसके लिए एक ठो फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा में थीटा। जो जितने डिग्री पर दिया गया है उसमें हम 360 में थीटा से भाग दे देंगे तो आपका संख्या निकल जाएगा। अगर सम संख्या आएगा तो आपको इसमें से -1 कर लेना होगा। अगर विषम आएगा तो वही आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे में एग्जाम्पल एक ठो देख लेते हैं। 360 मतलब मान लीजिए कि 90 डिग्री पर रखा गया है तो अब इसको काटिए। ठीक है, 9 चौके 36। देखिए क्या आ गया, आपका सम संख्या आ गया। तो इसमें से हम 1 घटा लेंगे तो क्या होगा, 3 ठो आपका संख्या बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। क्या कह रहा है कि अगर हम लेंस के द्वारा देख रहे हैं और जो आकार हम देख रहे हैं वो छोटा अगर दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा लेंस है? वो अवतल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब f2 एवं प्रकाशित केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। ठीक है, और देखें तो अवतल लेंस ये धनात्मक होता है इसकी क्षमता, और उत्तल लेंस की क्षमता की अगर बात करें तो ये अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो ये धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डायनेमो का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है? ये फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है, अगर धारिता का एसआई मात्रक की बात करें तो फैराडे होता है। क्या होता है धारिता का एसआई मात्रक? फैराडे होता है। ठीक है, किसी चालक में 1 कूलम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फैराडे होती है। ठीक है, फैराडे एक बहुत बड़ा मात्रक है। क्या है फैराडे? ये एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए प्रयोग हेतु माइक्रो फैराडे यानी 10 के पावर -6 फैराडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि डायोड किस रूप में कार्य करता है? क्या कह रहा है? डायोड किस रूप में कार्य करता है? तो ये रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एगो लड़का है और झूला पर बैठ के झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्तकाल, क्या कह रहा है कि लड़का झूले पर अगर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कम हो जाएगा। क्या होगा? उसका प्रदोल काल कम हो जाएगा। ठीक है, सरल लोलक की आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई √L/g। क्या होता है? t बराबर 2 पाई √L/g, यानी t समानुपाती L, यानी L बढ़ेगा तो आवर्तकाल यानी t बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। आवर्तकाल लोलक के जो द्रव्यमान है इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, चलिए
क्वेश्चन 15 कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु जो है इसका न्यूक्लियस किससे बनता है, तो ये सिर्फ न्यूट्रॉन से बनता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सोडियम धातु जो है इसको हम किस में डुबा कर रखते हैं, इसे हम किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगर खुला में हम इसे रखेंगे तो इसमें आग पकड़ लेगा। ठीक, सोडियम की अपेक्षिक घनत्व की बात किया जाए तो ये होता है 0.97। कितना होता है, 0.97। सोडियम ये जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है, आइसोप्रीन। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। अगर आइसोप्रीन की अनुसूत्र की बात करें तो C5H8 होता है। कितना होता है, C5H8 होता है। और अनुभार की अगर बात करें तो ये कितना होता है, 68 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रेयॉन रासायनिक दृष्टि से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेयॉन रासायनिक दृष्टि से है। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है, ये सेलुलोज है। क्या है, सेलुलोज है। रेयॉन की अगर उपयोग की बात करें तो ये कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा में, लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनाता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से तिलचट्टा का जीभ कौन बनाता है, तो ये हापोफेरिक्स, ऑप्शन डी सही आंसर है। हापोफेरिस जो है ये तिलचट्टा का जीभ बनाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। क्या कह रहा है, एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो जो चींटी होती है उसमें कंपाउंड आँखें होता है। क्या होता है, कंपाउंड आँखें होता है, इसी के कारण ये चारों बगल देख पाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पत्ती का जो रंग होता है ये हरा होता है, तो ये किसके कारण होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि AK47 का आविष्कार किसने किया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि AK47 का आविष्कार कौन किया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है मिखाइल क्लासिनकोव। कौन है, मिखाइल क्लासिनकोव, ऑप्शन सही सी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्रोनोग्राफ का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्रोनोग्राफ का प्रयोग होता है। तो क्रोनोग्राफ का प्रयोग कहाँ होता है, ये देखने और प्रायः सूर्य के प्रभामंडल का चित्रण करने में क्रोनोग्राफ दिया गया है। क्रोनोग्राफ का प्रयोग होता है। क्या दिया गया है, क्रोनोग्राफ। इसका प्रयोग हम करते हैं देखने और प्रायः सूर्य के प्रभामंडल का चित्रण करने में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव किसने रखा है। तो ये रखा है कौन, ओपेरिन रखा है। कौन रखा है, ओपेरिन रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी। क्या कह रहा है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी लेंस की बढ़ानी चाहिए, लेंस की कम करनी चाहिए, आँख के लेंस की बढ़ानी चाहिए, आँख के लेंस की कम करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, आँख के लेंस की कम करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम इससे संबंधित कुछ हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, दूरबीन एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंड अथवा बहुत अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, खगोलीय दूरबीन का निर्माण डेनमार्क के ज्योतिष शास्त्र केपलर के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, गैलीलियो दूरबीन की बात करें तो गैलीलियो ने ही 1609 ईस्वी में इसका खोज किया। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु एक वृत्त की चक्कर लगा रही है तब क्या होगा, गति बदलती रहेगी। क्या होगा, गति बदलती रहेगी। ठीक है, आइए हम इसके बारे में संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु है और वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ठीक है, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है और वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे गति कर रहा है तो उस गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक, और वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय चाल कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। समरूप वृत्तीय गति क्या होता है, एक त्वरित गति होता है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि है इधर जा रहा है, फिर इधर बदल गया, फिर इधर बदल गया। ठीक है, बदल रहा है ना। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है माप कर। क्या कह रहा है कि पदार्थ की अनुभार की अगर गणना करना है तो किसे माप कर किया जा सकता है। तो वाष्प घनत्व को अगर हम मापेंगे तो पदार्थ के अनुभार की गणना किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, ये नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्या किसके लिए किया जाता है, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है, मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। मोलिस परीक्षण का प्रयोग कहाँ होगा, किसके लिए होगा, तो ये होता है घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए होता है। ऑप्शन बी, मोलिस परीक्षण हम क्यों करते हैं, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। तो ये सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, चलिए आगे देखिए
क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में निषेचन यानी गर्भधान कहाँ होता है। क्या कह रहा है कि स्तनपायी जो जीव हैं उसका गर्भधान कहाँ होता है, तो ये डिंब वाहिनी नली में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डायफ्राम किसमें सहायक होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायफ्राम जो है ये किसमें सहायक होता है, तो ये श्वसन में सहायक होता है। आइए इससे संबंधित हम कुछ जानकारी लेते हैं। ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करने का काम श्वसन तंत्र करता है। ठीक है, मनुष्य में सांस लेने की दर जो होती है ये 12 से लेकर 15 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 कितना 1500 मिली वायु फेफड़ा में हर समय रहती है। इसे फेफड़े की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सबसे तेज गणना करने का विश्व रिकॉर्ड कंप्यूटर से भी तेज किसके नाम है। क्या कह रहा है कि सबसे तेज गणना करने का विश्व रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है कंप्यूटर से भी तेज है, ये किसके नाम है, तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है श्रीमती शकुंतला देवी, इन्हीं के नाम है। किसके नाम है, श्रीमती शकुंतला देवी के नाम है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपका कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर जो है इसमें रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होता है। ऑप्शन ए दिया गया है सोकर उठने के समय, नहीं ये गलत है, सो के उठते हैं तो रुधिर की मात्रा सर्वाधिक शर्करा की मात्रा नहीं होता है। भोजन के तुरंत बाद, जी हाँ भोजन के तुरंत बाद रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं। क्या कह रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 कह रहा है कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विज्ञान की एक शाखा है और न्यूरोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, सपनों का। ठीक है, अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन बी में दिया गया है सुंदरता, तो सुंदरता के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। और नींद का अध्ययन को हम हिप्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिप्नोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी यूनिट क्या है। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो ये बिट होता है। ठीक है, चलिए आइए हम इससे से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। अगर बात करें 1 किलोबाइट यानी 1 KB, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर। 1 MB की बात करें, 1 MB, तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। और 1 GB की बात करें तो 1024 MB होता है। ठीक है, इंटरनेट सूचना की खोज करने में
आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है। क्या कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सुमेलन किसका सही नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है स्वजीवी उत्पादक। क्या कह रहा है? स्वजीवी उत्पादक, तो ये सही है। परोपजीवी उपभोक्ता, क्या कह रहा है? परोपजीवी उपभोक्ता, तो ये भी सही है। मृतोपजीवी विध्वंसक, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका गलत आंसर है, गलत है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता। ठीक है, अगर हम बात करें स्वजीवी, किसका? स्वजीवी, तो इसमें दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है, जैसे में कवक और न्यूरिया। ठीक है, अगर हम बात करें परोपजीवी की, तो परोपजीवी में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, जैसे में कवक, क्या? कवक। और मृतोपजीवी की अगर बात करें तो कुछ जीव सड़े गले पदार्थों पर जीते हैं, जैसे में कवक हो गया, न्यूडेरिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ये कार्बन चक्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो जो ये सागर का जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड सल्फेट या जिप्सम, इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O का स्वाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इसका सूत्र होता है MgCl2 6H2O। क्या होता है? MgCl2 6H2O। और इसका उपयोग हम करें तो रुई की सजावट में, सोरिल, सीमेंट आदि में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि आजकल जो सड़क पर लाइट लग रहा है उसमें पीले लैंप अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये जो पीला होता है ये किसके उपयोग के कारण होता है? तो उसमें सोडियम का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए हम अगर नियोन की बात करें तो नियोन ये जो है ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। इसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया है। कौन किया है? कैवेंडिश। और नाइट्रोजन ये जो है ये दलहनी पौधों के उर्वरक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 44। ठीक है, क्वेश्चन 44 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 आपको दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए विटामिन बी बारे, तो विटामिन बी बारे में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। 2 नंबर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। 4 हो जाएगा क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम, ये हो जाएगा। और पीतल, तांबा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45।
क्वेश्चन 45 कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। क्या कह रहा है कि जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होता है। सौर सेल उसमें लगाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोयला का कौन सा किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम पाया जाता है। तो ये एंथ्रासाइड है, इसी में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है, लगभग 96%। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस जनित है। क्या कह रहा है कि जो ये दिया गया है बीमारी, इसमें वायरस से कौन सा बीमारी होता है। तो ये हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, और ये सब जो बीमारी हैं ये सब जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम कुछ इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। हेपेटाइटिस का लक्षण की अगर बात करें तो पेशाब, आँख और त्वचा ये तीनों पीला हो जाता है। क्या होता है, पीला हो जाता है। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में क्या होता है, इससे टाइफाइड से जो प्रभावित अंग होता है आंत होता है, और ये तो जीवाणु के कारण होता ही है। इसके लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण में लगातार दस्त होता है और उल्टी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें किसका प्रयोग किया गया था। तो उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए अब जानते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी। अगर बात करें प्लूटोनियम की आविष्कार का तो ये मिलन और एल्वेसन ने किया था। ये कहाँ के थे, यूएसए के। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का खोज कैलोप्रोथ ने किया था। ये कैलोप्रोथ जो था ये जर्मनी का था। और थोरियम की बात करें तो थोरियम का बर्जिलियस ने किया था, ये स्वीडन का था। कौन, बर्जिलियस। रेडियम की अगर बात किया जाए तो ये पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और बेमोंड ये तीनों मिलकर किए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन हम उससे कहते हैं जो चेंज हो और फिर दोबारा अपने मूल अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है लोहे में जंग लगना। अगर लोहा में जंग लग जाता है तो फिर वो अपने मूल अवस्था में आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका गलत है। पानी का जमना ये सही है। पानी अगर जम जाएगा उसको फिर हम गरमाएंगे तो पानी बन जाएगा। ठीक है, तो यही भौतिक है। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएंगे, ये लोहा का जमना ये रासायनिक हो जाएगा। दही का खट्टा होना ये भी रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये, देखिए क्वेश्चन 50 कह रहा है कि इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है। क्या कह रहा है कि इनमें सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है। तो ये चांदी हो जाएगा जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।